गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना 12th बिजनेस स्टडीज़ में जो स्टाफिंग यूनिट डिस्कस कर रहे हैं उसका टॉपिक करने जा रहे हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब से पहले की वीडियोस में आप स्टाफिंग के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टाफिंग में जो आपने पढ़ा है मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि स्टाफिंग में मैंने आपको स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन करवाया, स्टाफिंग के फीचर्स हम पढ़ चुके। ठीक है, उसके बाद सॉरी एक मिनट, इसको करेक्ट करें। स्टाफिंग के फीचर्स हो चुके अपने। स्टाफिंग प्रोसेस हमने डिस्कस किया था अपनी एक वीडियो में। यस, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमने पढ़ा था। इसका इवोल्यूशन पढ़ा था, कितनी स्टेजेस थी वो सब मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। एंड लास्ट में हमने पढ़ा था स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे टॉपिक्स जो अब से पहले की वीडियोस में हमने किए, हमने स्टाफिंग पढ़ा, स्टाफिंग के फीचर्स पढ़े, प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि क्या प्रोसेस रहेगा स्टाफिंग करते टाइम जो फॉलो करते हैं मैनेजर्स। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ा था, प्लस उसका इवोल्यूशन भी मैंने आपको बताया था। टोटल 3 स्टेजेस थी अगर आपको याद हो तो। लेबर वेलफेयर स्टेज, शॉर्ट में ही लिख रही हूँ मैं सिर्फ क्योंकि अपनी लास्ट वीडियो में ये हो चुका है। लेबर वेलफेयर स्टेज हो गई थी, एक पर्सोनल मैनेजमेंट स्टेज थी और लास्ट में हमारी HRM स्टेज थी। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिखा है। और हमने फिर ये किया था कि स्टाफिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ HRM। तो ये सारे टॉपिक्स अब से पहले की वीडियोस में हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं लगाए तो आप पहले वो लेक्चर्स लगाएं, वहाँ पर ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 एक एक वीडियो में मैंने बताए हैं, वो सारे आप अच्छे से जो है रिवाइज करें, कोई डाउट्स हो वो क्लियर करें। और उसके बाद आप आज का वीडियो अपना कंटिन्यू करेंगे जो कि क्या है, रिक्रूटमेंट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस में आपको याद है ना, स्टाफिंग प्रोसेस जो अपना शुरू हुआ था उसका पहला स्टेप ये था कि आपको एम्प्लॉयज़ का रिक्विजिशन चेक करना होता था और उसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करना, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, वो बहुत सारे स्टेप थे 1 बाय 1। वो आप कर लेना, अपना लास्ट वीडियो में कर लेना, बुक में से कर लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या है। स्टूडेंट, रिक्रूटमेंट होता है जो भी वैकेंट पोस्ट है हमारी कंपनी में उसको फिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना। मेरी कंपनी में सपोज़ कोई एक पोस्ट वैकेंट हुई है तो अब उस पोस्ट के लिए लोगों को इनवाइट करना कि आओ, ये पोस्ट खाली पड़ी है, आओ अपनी कैपेबिलिटीज़ शो करो, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट जो होगा उसको पास करो और इस पोस्ट को आप फिल करो। मीन्स रिक्रूटमेंट में हम मोर एंड मोर एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं कैंडिडेट्स के थ्रू। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आती हैं हम उन सबको अपॉइंट कर लेते हैं। हमें जितने एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने हैं हम उतने ही करेंगे। बस ये है कि हमारा टारगेट रहता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि मेरे पास स्कोप ज़्यादा हो और उनमें से मैं बेस्ट को चूज़ कर पाऊँ। मतलब जो कैंडिडेट रिक्रूटमेंट वाला जो स्टेप है उसको कंप्लीट करेंगे उन्हें नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन कर दिया जाएगा, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद आता है सिलेक्शन। तो जो कैंडिडेट यहाँ पास हो जाते हैं, इस स्टेप को क्लियर कर देते हैं, उन्हें नेक्स्ट स्टेप में जाना होता है सिलेक्शन वाले स्टेप में। ठीक है, अभी यहाँ पर रिक्रूटमेंट में फाइनली कोई सिलेक्ट नहीं होता, यहाँ पे हम सिर्फ एप्लीकेशंस को इनवाइट करते हैं। तो आप इसका मीनिंग देखें, इट रेफर्स टू द प्रोसेस। ये भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पे हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ऑफ सर्चिंग, सर्च करना, ढूंढना। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ वर्ड क्यों यूज़ किया है स्टूडेंट यहाँ पर, बिकॉज वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉई बन सकते हैं कल को अगर वो सारा जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल कर दें। तो फिलहाल वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं।
जिनमें इस पोस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, वो उनके अंदर है, ठीक है। एंड स्टिम्युलेट देम, उनको स्टिम्युलेट करना, इंस्पायर करना, एनकरेज करना टू अप्लाई फॉर जॉब, कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही सिंपल है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को ढूंढा जाता है और उनको एनकरेज किया जाता है कि इस पोस्ट को फिल करने के लिए वो हमें एप्लीकेशन भेजें। स्टूडेंट, कोई भी पोस्ट वैकेंट होती है तो जो भी डिपार्टमेंट होता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो इन्फॉर्मेशन पास आउट करता है, ऐड देता है, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे, या कैंपस में अनाउंसमेंट करवाए, किसी भी तरीके से वो क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि इस जगह पे ये जो पोस्ट है वो वैकेंट है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं, ठीक है। उन एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उनमें से छटनी की जाती है, कुछ को रखा जाता है, कुछ को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जिनको रखा गया है, जो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की गई हैं, उन्हें रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू पास करना, काफ़ी सारे स्टेप होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना, काफ़ी सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद फाइनली वो सिलेक्ट होते हैं। फाइनली उनको कंपनी में अपॉइंट किया जाता है उस वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए। तो ये काफ़ी ही लंबा, काफ़ी ही लेंथी प्रोसीजर है जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि रिक्रूटमेंट में हमने फ़िलहाल एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है, अभी हमने किसी को फाइनली अपॉइंट नहीं किया, ठीक है। नो अपॉइंटमेंट विल बी डन एट दिस स्टेप, नो अपॉइंटमेंट, यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। इस स्टेप पे कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। Here we are only inviting applications from more and more candidates. We are not appointing them. For appointment they have to just go through some more steps. Selection है, medical examination है, कुछ और स्टेप हैं जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ मैंने कुछ मेन बातें लिखी हैं रिक्रूटमेंट को लेकर। अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल। यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर मैंने 10 वैकेंसीज निकाली है ना, तो कम से कम 1000 एप्लीकेशन मेरे पास आए उस पोस्ट को फिल करने के लिए। लेकिन क्या मैं 1000 को रख लूँगी? नहीं। 1000 एप्लीकेशन आएंगी ना, तो उसमें से 1000 में से क्या होगा, 600 तो ऐसी होंगी जो मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रही होंगी। 600 को तो वहीं हम रिजेक्ट कर देंगे किसी भी रीज़न से। कोई रीज़न होगा, कोई जेन्युइन, कोई वैलिड रीज़न होगा जिसकी वजह से हम इन 600 एप्लीकेशंस को वहीं रिजेक्ट कर देंगे। किसी की क्वालिफ़िकेशन वो नहीं होगी जो हमने मांगी है, किसी का एक्सपीरियंस पूरा नहीं होगा, किसी की एज लिमिट नहीं होगी, कोई भी रीज़न हो सकता है, हम इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। अगर मान लो सभी फुलफ़िल कर रहे हैं क्राइटेरिया को तो कोई बात नहीं, रिजेक्ट नहीं भी करेंगे। कोई कंपल्शन नहीं है कि इनको रिजेक्ट करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। मान लो बाकी 400 मैंने रखी, एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, 200 निकाल दिए, 200 रह गए। 200 का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में से भी 100 गए, 100 रह गए। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कुछ नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, कुछ मेंटली फिट नहीं है, कोई भी रीज़न होगा, वहाँ से 60-70 निकल जाएंगे, फिर कुछ रह जाएंगे। जो इन्होंने रेफरेंस दी होगी, इनका बैकग्राउंड चेक होगा, फाइनली जाके सारा कुछ होने के बाद इन 30 में से हमारे को जितने चाहिए थे 10 एम्प्लॉयज़, वो 10 एम्प्लॉयज़ हम अपॉइंट कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये जो है चलता रहेगा प्रोसेस, ठीक है। लेकिन फाइनली हमें जितनी वैकेंसीज फिल करनी होती है हम उतनी ही करते हैं। बट कोशिश मेरी क्या रहती है कि एप्लीकेशंस मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। ज़्यादा एप्लीकेशन आएगी तो मेरे पास स्कोप बढ़ जाएगा, मैं बेस्ट को चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे अर्जेंसी है, 4 पोस्ट वैकेंट है, इन 4 पोस्ट को फिल करना है, बहुत ज़रूरी पोस्ट को फिल करना है। मान लो 2 कैंडिडेट आते हैं, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या चॉइस है? कोई चॉइस ही नहीं है, 4 सीट खाली पड़ी है, 2 बंदे आके अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जी हमें काम पे रखो, और कोई आ ही नहीं रहा। वैसे बहुत रेयर होता है अपनी कंट्री में, ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। अपने यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है ना। लेकिन अगर ऐसा हो कि 4 जो सीट हैं वो वैकेंट है, 2 कैंडिडेट आ रहे हैं, अब इनमें थोड़ी बहुत कमी भी होगी ना, तो आपको इनको रिक्रूट करना पड़ेगा, आपको इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस नहीं है। आपको पता है यार सीट खाली पड़ी है, काम करवाना बहुत ज़रूरी है, तो चलो थोड़ी बहुत कमी है तो वो हम चलाते हैं और इनको हम रिक्रूट कर लेते हैं, ऐसा होगा ना। इसीलिए हम क्या चाहेंगे, मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी एप्लीकेशन दें। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव प्रोसेस।
ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आई थिंक आपको बताया था कि जो रिक्रूटमेंट है दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज हियर वी विल ट्राई टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पर्सन्स टू फिल देयर एप्लीकेशन। ओके, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस बोला गया। लेकिन टारगेट हमारा क्या है रिक्रूटमेंट का? फिल डिफरेंट वैकेंट पोस्ट। जो अलग अलग सीट्स, अलग अलग पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं, कंपनी में खाली पड़ी हैं, उनको फिल करना हम चाह रहे हैं। ठीक है, हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है टू फिल द डिफरेंट वैकेंट पोस्ट लाइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक के लिए आपको रिक्रूटमेंट अच्छे से समझ आ गया है। रिक्रूटमेंट स्टाफिंग का एक पार्ट है। रिक्रूटमेंट कैसे होती है? यहाँ पर आप इनवाइट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि वो वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए आएँ, लेकिन उन सबको हम अपॉइंट नहीं करेंगे। हमारे पास चॉइस है, उसमें से कुछ को हम रिजेक्ट करेंगे, कुछ को हम सेलेक्ट करेंगे, और जिन्हें हम सेलेक्ट करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में एंटर करेंगे जो कि है सिलेक्शन। ये हम अपना आगे पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट को ओवर करने के बाद। ओके स्टूडेंट, ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। जो रिक्रूटमेंट को पास आउट करेगा वो सिलेक्शन में जाएगा, फिर सिलेक्शन के बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? देखो, प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है प्रोसेस होता है जिसको करने के लिए, जिस काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, वो आपका होता है प्रोसेस। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट भी कोई एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है कि सोचा कि रिक्रूटमेंट करनी है और रिक्रूटमेंट हो गई। नो, वी हैव टू गो थ्रू फ्रॉम वेरियस स्टेप्स विच आर requisition of employees, identification of the source of recruitment, invitation to interested people, preparing list of deserving candidates। ओके, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉइज। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी कि आपको कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, कितनी सीट्स कंपनी में वैकेंट पड़ी है। इसके लिए क्या करेंगे? अलग अलग डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, वो क्या करेंगे? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स विल prepare a list, they will prepare a list, जिस लिस्ट में वो मेंशन करेंगे नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज, कि कितने एम्प्लॉइज उन्हें चाहिए। सिंपल। देन दे विल हैंड ओवर दिस लिस्ट टू पर्सोनल मैनेजर, जो भी हेड होगा डिपार्टमेंट का, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है, उसको वो लिस्ट हैंड ओवर कर दी जाएगी। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर, लाइक परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, ये सभी मैनेजर्स अपनी अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट प्रिपेयर करके हैंड ओवर करेंगे पर्सनल मैनेजर को। फिर इस बंदे को फाइनली पता तो चले कि हमें कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, कितनी सीट्स वैकेंट है जो हमें फिल करनी है। सिंपल था। यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं वो एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड, परचेज डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, सभी डिपार्टमेंट्स के हेड अपनी अपनी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैम लिस्ट में क्या होता है? लिस्ट में होता है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज। ये बोल रहे हैं मुझे 3 बंदों की ज़रूरत है, ये बोल रहे हैं मुझे 2 सेल्स एजेंट चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं हमें 4 लेबर की ज़रूरत है। तो इस तरह से इसके अंदर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और वो लिस्ट हैंड ओवर कर दी जाती है पर्सनल मैनेजर को, जो कि इस पूरे प्रोसीजर से रिलेटेड है, जिसको ये ड्यूटी असाइन की गई है अपॉइंटमेंट की। ठीक है, इसको ये सभी लिस्ट दे देंगे तो फाइनली इनको टोटल जो रिक्वायरमेंट है उसको ये एस्टिमेट कर सकते हैं। टोटल रिक्वायरमेंट को जो है पर्सनल मैनेजर जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हमें है। समझ आ गया आपको फर्स्ट है?
ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड स्टेप की ओर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को एनालाइज किया जाता है, मतलब कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम एप्लीकेशंस को इनवाइट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ कि जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल विच आर अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल विच आर अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द सोर्सेज। कुछ सोर्सेज होंगे जो कंपनी के अंदर होंगे, कुछ सोर्सेज होंगे जो कंपनी के बाहर होंगे, बट दीज आर द सोर्सेज थ्रू विच एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। इन सोर्सेज के थ्रू हम कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे। इसके ऊपर आप 1 स्टार और लगा दें, बिकॉज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे मेरी एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्स। मुझे वो सोर्स देखना है जहाँ से मैं एप्लीकेशन इनवाइट करूँगी। वो सोर्स मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल नाम से ही क्लियर है, विच आर अवेलेबल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे कंपनी के अंदर ही होते हैं अवेलेबल। एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर होते हैं, विच आर अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल में कौन से हैं, एक्सटर्नल में कौन से हैं, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस लेटर इन आवर लेटर वीडियोस। ओके, देन इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। सोर्स आइडेंटिफाई हो चुका है, सोर्स जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। अब हम इंटरेस्टेड पीपल को, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनको इनवाइट करने जा रहे हैं। इनवाइट करने के लिए पर्सोनल मैनेजर को एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, एक इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जिस लिस्ट में जो है पर्सोनल मैनेजर बताएंगे कि इस पोस्ट के लिए उन्हें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस, सैलरी कितनी दे सकते हैं, सैलरी की जो भी लिमिट होगी वो मेंशन होगी, ठीक है। वर्किंग टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग से रिलेटेड जो टर्म्स और कंडीशन है, मतलब यहाँ पर आपको इनवाइट करना है इंटरेस्टेड पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिस्ट। क्वालिफिकेशन भी देखोगे पोस्ट के लिए क्या चाहिए, एक्सपीरियंस भी देखोगे, सैलरी भी देखोगे, उसके बेसिस पे आप लोगों को इनवाइट करोगे। अब एक कैटेगरी है जिसके लिए 10th पास की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे यू हैव टू मेंशन कि 10th पास बंदा चाहिए। वहाँ पे आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लोग आ जाएं तो क्या वो फिर बाद में इंटरेस्टेड होंगे इस पोस्ट पे काम करने के लिए जहाँ पे सिर्फ 10th की रिक्वायरमेंट थी, या जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की, वहाँ पे 10th पास आउट आ जाए तो क्या उसमें इतनी स्किल्स, इतना एक्सपीरियंस होगा कि वो इन लोगों का काम कर पाए। सो यू हैव टू मेंशन, आप इनवाइट करोगे लोगों को नो डाउट, बट इनवाइट करते टाइम आप ये देखोगे कि इस पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या सैलरी दे सकते हो, क्या वर्किंग कंडीशंस होगी, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, ताकि कैंडिडेट को भी पता चले, ठीक है। एंड लास्ट होता है प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ डिज़र्विंग कैंडिडेट्स। डिज़र्विंग कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, मीन्स आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हैं, ओके, एप्लीकेशंस आपके पास बहुत सारी आई हैं, बट इसमें से जो क्राइटेरिया हमने मेंशन किया था, अगर तो कोई उसको फुलफिल कर रहा है, मतलब जो क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस, जो एज लिमिट मैंने मांगी थी वो सब उसके अकॉर्डिंग है, तो अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता है देन व्हाट विल वी डू, उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे, क्राइटेरिया नॉट फुलफिल, तो ऐसी एप्लीकेशंस को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, ये साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लेना। बुक में से पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन इस तरह से जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपको रिवाइज करने में हेल्प करती है। तो मैं एक क्विक रिवीजन आपको इन स्टेप्स की दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ चेक किया जाता है। सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है। इसके लिए डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उस लिस्ट में वो मेंशन करते हैं
how many number of employees are required in a particular department. They will hand over this list to personnel manager, जिसको आगे अपॉइंटमेंट का काम करना है. Okay. Then personnel manager will identify the source of recruitment. These sources can be categorized into two parts, internal and external. Internal sources are the sources which are available inside. Name से ही clear हो रहा है, available inside the organization. However, external are which are available outside the organization. Okay. देन आपको इनवाइट करना है इंटरेस्टेड पीपल को. उसके लिए पर्सोनल मैनेजर कुछ डिस्क्रिप्शंस देंगे जो चेक किए जाएंगे अपॉइंटमेंट के टाइम कि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा. एंड लास्ट में हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे डिजर्विंग कैंडिडेट्स की. डिजर्विंग कैंडिडेट्स में क्या होगा, कौन आएगा जो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा. जो क्राइटेरिया हमने मेंशन किया है, एप्लीकेंट उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, देन देयर एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड. बट अगर उन जो कैंडिडेट हैं वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे, देन देयर एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो रिक्रूटमेंट को लेकर था. इसी टॉपिक पे हमारी 2 से 3 वीडियोज़ और आएंगी. ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया है. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे. तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे. थैंक यू सो मच.